ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे विद रिवीजन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को याद दिला दे, फटाफट ध्यान से सुनना। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी। इसमें अपने को सबसे पहले तो रेशियोज कैलकुलेट करना आना चाहिए। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। गेनिंग रेशियो भी हो सकता है, मान लो पहले से दो पार्टनर है और एक नया पार्टनर आया। नया पार्टनर जो आ रहा है उसका तो गेन हो ही रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी किसी का और का गेन भी हो सकता है, और एक अकेला लौता दोनों को सैक्रिफाइस कर सकता है, राइट। उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन आ सकता है, उसी क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ रह सकता है, और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को बोल सकता है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर, नॉर्मली अगर गुडविल का पैसा लेके आता है तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप आप लोग आराम से रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर वो पैसा ना लेकर के आए तो उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और कभी कभी हिडन गुडविल का चक्कर देता है। अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, राइट। तो सर इसका मतलब एक तो रेशियोज वाला कैलकुलेशन, दूसरा गुडविल का कैलकुलेशन प्लस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, फोर्थ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज का डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये चार चीज ही हम लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसी में क्वेश्चन अलग 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 तरह का लैंग्वेजेस घुमाएगा। रिजर्व्स में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अलग से ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए। इसको छोड़ करके इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने दो अच्छा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, और इसके थ्रू अपने समझने का कोशिश करेंगे एग्जैक्टली सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा वो तो इसके थ्रू कवर हो गया, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया कि अच्छा कैसे अप्रोच करना है, और बाकी जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है वो अपने अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर वन एवरीवन। एकदम आराम से टेक योर टाइम एंड सी द क्वेश्चन। बैलेंस शीट में आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए ये सुनो। सर सबसे पहले हम लोग ये तो नोट कर ही लिए, W&R पार्टनर है और 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसमें ऑब्जर्व ये करो कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट ये दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब सर हम लोग तुरंत 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 ये देख लिए कि ये 10,000 और ये 4,000, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को अगर गिराना पड़ा तो पहले 4,000 इसको यूज करेंगे, अगर बढ़ाना पड़ा तब तो कोई बात ही नहीं है सर। अगर बढ़ाना पड़ा तब तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा रिजर्व्स में, ये पार्टनर्स कैपिटल में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसको बढ़ाने के लिए रिवैल्यूएशन यूज कर लेंगे। अगर घटाना पड़ा तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को घटाने वाला काम पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे, उसके बाद और अगर फर्दर गिराना पड़ा तो हम लोग यूज करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व करो सर, यहां पर एक बैंक लोन भी है, भूल मत जाना क्योंकि नीचे छुपा के दे दिया। उसके बाद कैश दे दिया। डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का रिवैल्यूएशन अगर आया तो हम लोग को मालूम है एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ डेटर्स। स्टॉक प्लांट दे दिया। गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसका क्या करना है सर, एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दीजिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी बी पहले से, अच्छा पहले से डब्ल्यू और आर है, और एक नया पार्टनर बी वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, वी विल गेट 4/50 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर कैलकुलेशन का चक्कर आ सकता है, 4/15 के लिए वो आ रहा है। कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा अभी तक कुछ दिया हुआ नहीं है, ना तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और ना ही अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ W&R दिया है, ना तो NPSR दिया है ना SR दिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया।
तो उस केस में अपने अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं कि सर ओल्ड पार्टनर लोग का नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी यही है, या फिर ओल्ड पार्टनर्स ने इस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है। दोनों में से कोई सा भी मान लो, आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। B had to bring rupees 15,000 as his capital, बहुत बढ़िया बात है। B would pay cash for his share of goodwill on 2.5 years purchase of average profit of last 4 years। इस क्वेश्चन में आपसे गुडविल कैलकुलेट भी करा रहा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है सर, 2.5 साल का 2.5 years का नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 31 मार्च 10, 11, 12 एंड 13 का 10, 7, 8,500, 7,500। तो सर इतना सिंपल बात, ये चारों साल का प्रॉफिट को एवरेज करेंगे, इसके बाद 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल मिल गया, उस गुडविल का 4/15 शेयर निकालेंगे, उतना गुडविल बी कैश में लेकर के आ रहा है। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट, ये रिवैल्यूएशन वाला बात कर दिया, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एंड प्लांट का भी रिवैल्यूएशन का बात कर दिया, ठीक है। और एग्जिस्टिंग रिजर्व्स कुछ नहीं है ना, देखो सर रिजर्व्स खाली हम लोग ये वाला एक देखे हैं, इसका ट्रीटमेंट अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपने आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। क्या करना है सर, स्टार्ट कैसे करें सर? सबसे पहला काम रेशियो सेट कर लो दिमाग में, यहीं पे क्वेश्चन पेपर जहां पे मिला ना, वहीं यहीं पे ऐसे लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं पे भी देखना पड़ा तो 3:2। और एनपीएसआर अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एनपीएसआर निकालने मत जाना, कोई काम नहीं है एनपीएसआर का, आप देख रहे हो जरूरत नहीं है एनपीएसआर निकालने का, जबरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं करना है, जरूरत पड़ सकता है, सिर्फ एनपीएसआर कैलकुलेट करने बोल सकता है ना। अभी क्यों एनपीएसआर कैलकुलेट करने जाओगे, क्या करोगे एनपीएसआर कैलकुलेट करके? एनपीएसआर आप बोलते हो ओल्ड पार्टनर लोग का तो 3:2 है, बट इफ आई आस्क नए वाले पार्टनर को लेकर के, WRB को लेकर के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो अभी नहीं पता, बट ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। क्या काम है अभी बताओ? कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। वो कब काम आता है, जब अपने पास प्रॉफिट हुआ हो और उस प्रॉफिट को शेयर करना हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन ही नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अगर मान लो प्रॉफिट वाला भी होता क्वेश्चन, तो भी अपने उसको इजीली कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट आया पहले 4/15 शेयर दे दो नए वाले पार्टनर को, जो बचा वो लोग को 3:2 दे दो। तो एनपीएसआर यहां पे कैलकुलेट करने मत जाना, इतना सा सेंस अप्लाई करना, एनपीएसआर कैलकुलेट करना आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में अलग से पूछेगा, ठीक है। दूसरा बात, तो सर खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला बात पता चल गया, सो दैट गुडविल को हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे, इसका भी इतना ही रोल है, इससे ज्यादा और कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग देखेंगे कि भाई कोई एग्जिस्टिंग हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाउएवर अपने डिस्कस कर लिए कि अगर बोला होता तो क्या करते, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ये पूरा का पूरा रिजर्व मानेंगे, तो इसको पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो कहां, पार्टनर्स कैपिटल में, फिर गुडविल को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में, और तो कुछ है नहीं, तो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का भी काम हो गया। राइट, इन्वेस्टमेंट्स को अपने भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, गुडविल को भी भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, वो भी भेज देंगे कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब नया वाला पार्टनर कितना गुडविल लेकर के आएगा ये कैलकुलेट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल और गुडविल मिला करके, करेक्ट। तो चलो आप लोग का पहला काम, इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं, गुडविल कैलकुलेट करो, गुडविल कैलकुलेट करो। यस, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो रिमूव करना होगा, रोशनी एकदम करेक्ट। टेन, 7, 8,500 और 7,500 अपने आप करो, फटाफट करो, थोड़ा सा स्पीड का जरूरत है। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर को तो लेके तो बहुत हल्ला हो रहा है, बेकार क्वेश्चन पेपर दे दिया एकदम तुम लोग को। मतलब डेसिमल में आ रहा है, 10, 17 और 16, 33,000, 33,000 का इंटू 2.5। चलो देखो सोल्यूशन, सर सबसे पहला काम हम लोग ऑब्वियसली इसमें वर्किंग नोट वगैरह अपने को किसी को दिखाना तो है नहीं। पेटेंट का क्या होगा, पेटेंट अगर दिया है, मान लो यहां पर पेटेंट दिया है, पेटेंट इज एन intangible asset as good as any other tangible asset, as good as plant and machinery, as good as land and building। पेटेंट का एज इट इज यहां पे वैल्यू रहेगा,
कुछ रीवैल्यूएशन बोलेगा तो रीवैल्यूएशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ गुडविल का करते हैं, ऐसा कि गुडविल अगर एग्जिस्टिंग है तो राइट ऑफ कर दो और नया वाला गुडविल का कैलकुलेशन करो। क्यों? क्योंकि नया वाला गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, नया वाला गुडविल का काउंटिंग करना पड़ेगा, इसीलिए उसको हटा देते हैं, एग्जिस्टिंग वाले गुडविल को हटा देते हैं। बाकी और कोई भी इंटेंजिबल एसेट को नहीं हटाएंगे। हाँ, यहां पर कोई कचरा आइटम दिया हुआ रह सकता है डेबिट साइड में। कचरा आइटम का मतलब फिक्टिशियस असेट विच इज एक्चुअली नॉट एन असेट, जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सब रह सकता है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले गुडविल, नया वाला गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू गुडविल, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बताइए? तो 33,000 है एवरेज, 33,000 है टोटल प्रॉफिट, 33,000 डिवाइड बाई 4, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। फिर इंटू 2.5 कर देंगे तो गुडविल मिल गया। उसके बाद सीधा उसका शेयर निकाल दें क्या? 4/15, 4/15 है ना उसका शेयर। हम सीधा बोल सकते हैं क्या? न्यू गुडविल बीज शेयर, बीज शेयर। अरे अपने को किसको दिखाना है? अपने को तो बस अपना क्वेश्चन पेपर में अपना सॉल्व करना, फटाफट से आंसर निकालना है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 4 साल का मिला करके टोटल प्रॉफिट 33,000 डिवाइड बाई 4 नंबर ऑफ ईयर्स, फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो गुडविल मिल गया। ये अपने को गुडविल मिल गया। फिर उसमें नए वाले पार्टनर का शेयर 4/15, बताओ कितना आ रहा है? ये एकदम कटेगा, एकदम सिंगल अच्छा आंसर मिलेगा, जल्दी से बताओ। देखो ऐसे 4 4 तो गया, ये 2.5 को 15 को कर देगा 6, 2.5 15 को कट करके 6 कर देगा, और 6 और 33,000, 6 और 330 देखो खाली। कौन सा? नहीं, हम 2.5 और 15 को काटे हैं, 4 और 4 काट दिए। कितना आ रहा है जल्दी बोलो। हाँ तो सही आ रहा है ना, देखो ना, 6 और 330, 6 और 330 बताओ ना कितना होता है? 55 ही तो होता है। तो 5500, ये करेक्ट आंसर आ रहा है तुम्हारा, इसमें डरने का क्या बात है? यस 5500 होगा। रोशनी कंफर्म करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने को वैसे तो लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना पड़ा तो भी ठीक है ना। लेजर बना के भी प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, बिना लेजर के भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है लेजर बना लेते हैं। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10,000, यहां पे केयरफुल रहना पड़ता है। क्या बोला है? वैल्यूड एट, इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड बाई, डिक्रीज्ड टू, इस तरह का वर्ड्स यूज हो सकता है। तो अपने को सब तरह से मालूम है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो गाइस पूछ लेना। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10,000, तो स्टॉक अभी दिया हुआ ऑलरेडी कितना है? 12,500, मतलब स्टॉक का वैल्यू को रिड्यूस करना है, स्टॉक को रिड्यूस करना है। स्टॉक इज एन असेट, असेट को माइनस करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करें? रिवैल्यूएशन को। टू स्टॉक, कहीं पे भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो ना, तो जैसे हम बोल रहे हैं ना वो वाला मेथड फॉलो करो, नहीं गलती करोगे एग्जाम में। कितना? 2,500 है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज रेज्ड अप टू ₹500, ऑलरेडी दिया हुआ कितना है? 350, तो इसको रेज्ड अप करना है टू 500, तो इसका मतलब 350 से 500 पे लेके जाना है, मतलब इंक्रीज करना है कितने से? 150 से, 150 से इंक्रीज करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज करना मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को और क्रेडिट करना। डेबिट किसको करे? नहीं समझ में आया? हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको एक और तरीका समझने का,
सर अनफेवरेबल काम हो रहा है ना, तो आप खर्चा लिख दीजिए, नुकसान लिख दीजिए, डेबिट साइड में लिख दीजिए। अनफेवरेबल हो रहा है, देखो असेट का वैल्यू को गिराना या लायबिलिटी को बढ़ाना। प्रोविजन एक तरह का लायबिलिटी हो गया सर, असेट का उल्टा है ना, राइट। असेट माइनस का फिगर है, असेट का वैल्यू को गिराना या लायबिलिटी को बढ़ाना अनफेवरेबल बात है। अनफेवरेबल बात नुकसान और खर्चा रिप्रेजेंट करता है। नुकसान और खर्चा को हम लोग हमेशा से नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, या रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ही तो मिलने वाला है। नहीं, कैसे सोचना है, कहीं पे भी कंफ्यूजन अगर हो आप लोग को अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है, बताओ वेयर विल इट बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, इतना सा चीज भी पूछ सकता है ना। ओके, प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 20,000। प्लांट का ऑलरेडी गिवन वैल्यू कितना है, प्लांट दिया हुआ है 17,500 और उसको 20,000 पे लेके जाना है, मतलब बढ़ा देना है बाई प्लांट कितना, 2,500 से। ये क्या हुआ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की लॉस, लॉस हुआ। किसको बांटेंगे, डब्ल्यू और आर को, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। 90 और 60 इज इट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बोला है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जरा बना के दिखा दो ना। तीन पार्टनर का कॉलम, WRB, WRB, राइट। अपने को ये वाला क्वेश्चन अभी कैसे पूछने वाला है, बताओ पार्टनर्स का कैपिटल, नए पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस बताओ। तो अपने उसका वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं, और यू कैन प्रिपेयर द लेजर एंड ऑल्सो फाइंड आउट। ठीक है, तो लेजर से अगर फाइंड आउट करना है तो सर पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए, डब्ल्यू और आर का 20 और 15, 20,000 और 15,000। एग्जाम में हम लोग यहां पर खाली इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं, और हम लोग अगर कंफर्टेबल हो तो इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब पहले बैलेंस शीट का साफ सफाई वाला काम कर दो सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आप पहले भेज दीजिए 3:2 के रेशियो में, ओपीएसआर में। बताओ कितना कितना भेजे, 4,000 है, 2,400 और 1600। गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दें, कितना है एग्जिस्टिंग गुडविल, वो भी 4,000, एकदम सेम अमाउंट से, 2,400 और 1600। उसके बाद रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन लॉस 90 और 60। उसके बाद नया वाला पार्टनर जो आया वो अपना कैपिटल लेकर के आया, तो कैश में तो वो अपना कैपिटल कितना लेकर के आया, 15,000। तो पहले ये 15,000 तो इसको दे दो, चलो ये तो कैपिटल का हुआ। और फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया, कितना लेकर के आया प्रीमियम फॉर गुडविल, अपने गुडविल कैलकुलेट कर चुके हैं सर, 5,500 वो लेकर के आया। ये 5,500 किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स लोग को मिलेगा। यहां पर अपने क्या लिखे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। $5,500 को बांट देना किस रेशियो में, 3:2। 3:2 जो वो लोग का ओपीएसआर है वही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने मान लिए, तो बोलो कितना कितना। इससे ज्यादा क्या और कुछ भी बोला है क्या इस क्वेश्चन में, बात खत्म हो गया, कंप्लीट है ना। यहां पे देखो पेटेंट वैसे दिया हुआ है, बट पेटेंट का कुछ नहीं करना है, पेटेंट इज जस्ट लाइक एनी अदर असेट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का चक्कर वगैरह नहीं था, बैंक लोन को रीवैल्यू करने कुछ नहीं बोला, कुछ रीपेमेंट करने कुछ नहीं बोला। बोल सकता था कि बैंक लोन वॉज रीपेड 5,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो फिर इसका पेमेंट का एंट्री भी दिखाना पड़ता, और बैलेंस शीट नया वाला जो पूछा है, नए वाले बैलेंस शीट में बैंक लोन जितना पे हो चुका उसको माइनस करके आता, राइट। यहां पे बताओ मेरे को नए पार्टनर लोग का कैपिटल बैलेंस कैरिड डाउन,
बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट करो। देखो अब ये वाला दोनों को ना इग्नोर मार देना, दोनों साइड में प्लस और माइनस दोनों मत करने जाना। दिख रहे हो, ये यही वाला सेम अमाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, इग्नोर मारो। सिर्फ 20,000 और 3,300 को देखो। नहीं, बट यहां पे टोटल लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा, इसमें काम नहीं आएगा। हाँ, अपने को सीधा कैरिड डाउन निकालना है। किसको दिखाना है टोटल? कौन पूछ रहे टोटल? ट्वेंटी 3,210 इज इट? 17,140, 15,000 है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का टोटल पूछ सकता है। बैलेंस शीट ना केयरफुली करना, बैलेंस शीट का टोटल भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो अपने तो भाई पहले कैपिटल लिख के दिखाते हैं। WRB 23,210, 17,140, 15,000। उसके बाद लोन भी है और क्रेडिटर्स भी है। और कुछ है क्या? ना, 4,000 का वो तो हम लोग हटा दिए। लोन 10,000, क्रेडिटर्स 17,500। क्रेडिटर्स को रिवैल्यू करने नहीं बोला था, नो। 10,000 और 17,500। फिर गुडविल तो हम लोग हटा ही चुके हैं। सबसे ऊपर लिख देंगे प्लांट। अच्छा, इसमें सजाना किसके लिए है? बैलेंस शीट का टोटल ही तो निकालना है। कैश का बैलेंस में कुछ चेंज होगा? चेंज होगा कुछ कैश का बैलेंस में? ऑब्वियसली होगा। नया पार्टनर जो आया है वो कुछ कैश लेके आया है। एक तो अपना कैपिटल का कैश लेके आया है, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल का लाया है। और क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है बैंक लोन वॉज पेड, क्रेडिटर्स वॉज पेड, ये सब का ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे कैश से माइनस करना पड़ता है। कैश का बड़ा बड़ा वर्किंग नोट बना हुआ मिलेगा आप लोग को बुक्स वगैरह का सोल्यूशन में। जब भी ये सब थोड़ा बहुत हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ ब्रैकेट में एकदम आराम से देखो ना पूरा क्वेश्चन को। सर सिर्फ एक नया वाला पार्टनर आया है जो 15,000 अपना कैपिटल का लेके आया है, 5,500 प्रीमियम फॉर गुडविल का लेकर के आया, इसको छोड़ करके और कुछ भी नहीं हुआ है। 23,000 हो गया क्या कैश? डेटर्स 10,000 माइनस 500 करना पड़ेगा। 10,000 और यहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दिए, है ना। अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे नहीं। स्टॉक का वैल्यू 10,000 हो गया, प्लांट 20 हो गया। पेटेंट एज इट इज है 10,350 और इन्वेस्टमेंट्स भी एज इट इज है। टेन थाउजेंड। बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? बैलेंस शीट टोटल बताओ गाइस।
82850 इज द आंसर। राइट। अब इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग से तोड़ तोड़ के ऑब्वियसली पूछेगा। बताओ कैश का बैलेंस कितना, बताओ कैपिटल का बैलेंस, डब्ल्यू का, आर का और बी का कितना कितना कितना, तीनों कॉमा 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 लिख के दे देगा। बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना, रिवैल्यूएशन लॉस कितना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 2। सिमिलर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां भी तो लिख के दे सकता है, पर ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्वेश्चन का मर्जी है वो कहीं पे भी लिख के दे। ऑन द अबव डेट सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग। सर और कुछ दिखा क्या आपको बैलेंस शीट में? सर एक बस रिजर्व ट्रांसफर करने लायक है, और इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग को मालूम है डेटर्स से लेस करके भी दिया सकता है और यहां पे भी ये हो सकता है। He was admitted for 1/6 share in the profits on the following terms. She will bring 30,000 as his capital, 10,000 for his share of goodwill premium, half of which will be withdrawn by W&R. क्या प्रॉब्लम है? पहले वो गुडविल लेकर के आया, आधा आधा वो लोग निकाल लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? अभी तक नहीं दिया हुआ, तो फिर वही मानना पड़ेगा। डेटर्स रुपीज 1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। तो डेटर को रिवैल्यू करना है। रिटर्न ऑफ एज बैड डेट का मतलब पहले डेटर को रिवैल्यू करना है और फिर प्रोविजन को भी रिवैल्यू करना है। प्रोविजन बोल रहा है 5% रहेगा, जितना नेट डेटर बचेगा उसका, डेटर को माइनस करने के बाद, इतना से डेटर को माइनस कर देंगे 1500 से, उसके बाद जो डेटर बचेगा उसका 5% रहना चाहिए पीवीडी प्रोविजन। पुराना वाला कोई एडजस्ट करेंगे प्लस माइनस एब्सोल्युटली। जैसे अभी चलो ना यहीं पे कर लेते हैं ना कैलकुलेशन। देखो डेटर्स कितना दिया हुआ 18,000, इसमें 1500 बैड डेट अगर हो गया तो माइनस 1500 कर दो, कितना बचा? 16,500। 16,500 का 5% कितना होता है? 825। 825 होता है क्या? देखो तो 5%, 825। एट टू फाइव हुआ। अभी अपने को यहां पे ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करना है, कम करना है, कितना से? 1175। 1175 से, क्योंकि हम लोग को चाहिए कितना? 825 चाहिए, ऑलरेडी 2000 है, मतलब प्रोविजन को अपने कम कर देंगे 1175 से। जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ कर देना। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो दिख रहा है उसको पे ऑफ कर देना। ये सब बाद में आप लोग को तंग करता है जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो और कैश का बैलेंस कैलकुलेट करते हो, उसमें लेस करना भूल जाते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं दिखाना है ये याद रहता है, लेकिन कैश गया आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करने में ये भूल जाते हो। स्टॉक क्या होगा आप सोचो ना, जर्नल एंट्री बोलो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट हुआ है, जर्नल एंट्री बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट कर दिया, मतलब उसको माइनस कर दिए, हटा दिए, और कैश को भी क्रेडिट कर दिया तो कैश भी माइनस कर दिए, बस इसको छोड़कर और कुछ इफेक्ट नहीं होगा। जब कुछ भी पूरे अकाउंट्स में कभी भी अगर कुछ भी ना समझ में आए तो जर्नल और लेजर में चल जाना, जर्नल और लेजर बना देना, जर्नल सोच लेना, उसका लेजर में पोस्टिंग कर देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे जो दिया हुआ है, उसके बाद उसको टू कैश लिख के हटा दोगे, बैलेंस कुछ नहीं बचेगा। जर्नल और लेजर हमेशा हेल्प करता है अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। आराम से टेक योर टाइम एंड गो फॉर द जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर सारा आंसर बताता है अकाउंट्स का। स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। ये तो रिवैल्यूएशन वाला बात कर दिया। इन्वेस्टमेंट रुपीज 2500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, रिवैल्यूएशन वाला बात कर दिया। इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर ऑफ रुपीज 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स was to be taken into account, रिवैल्यूएशन का बात कर दिया। मतलब लास्ट का 3 एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटली रिवैल्यूएशन ओनली। गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नहीं।
जर्नल एंट्री पूछा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हम लोग को मालूम, हम लोग कर लेंगे। मेरे को सिर्फ सीधा का सीधा आप लोग बैलेंस शीट बना के दिखा दो, बैलेंस शीट बना के दिखा दो सीधा। नया पार्टनर आया, बैलेंस शीट बना दो। पार्टनर्स कैपिटल तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हेन आई एम आस्किंग बैलेंस शीट मतलब आई एम आस्किंग यू एवरीथिंग। नया वाला बैलेंस शीट बना दो। क्वेश्चन देखना चाहिए आप लोग को। देखो, चलो पहले ही आप लोग अपने आप ट्राई कर लो, 2-3 मिनट 4 मिनट अपने आप ट्राई कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला चीज को छोड़ के बाकी सब कुछ इस अभी शीट में दिख रहा है। रिवैल्यूएशन वाला चीज भी हम ओपन कर देंगे, पहले इसको देख लो। इसके नीचे बस रिवैल्यूएशन वाला बात बोला है, पहले यहां तक का काम कर लो, रिवैल्यूएशन वाला काम को छोड़ दो। रिवैल्यूएशन भी अगर देखना है तो दिखा सकते हैं। अच्छा, ऊपर का क्या करेंगे? 3:2 तो मालूम पड़ ही गया। आगे ये लो, अभी देख लो। देखो, करने का तरीका को ऑब्जर्व करना। अब आप लोग ट्राई कर लियो अपने आप। अब बैलेंस शीट एक बार करने का तरीका ऑब्जर्व करना। आप लोग पूरा सम इसके बेस पर अपने एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। सीधा कैपिटल क्या है सर? डब्ल्यू आर, और नया पार्टनर कौन आया? सी। ठीक है, डब्ल्यू और आर पहले से कैपिटल है, नया पार्टनर आया सी। कैपिटल ओपनिंग कितना है? 60 और 40। जो प्लस माइनस होगा कर देंगे, सब इसी के अंदर कर देंगे। सर यहां पे आप इसी साइड को पहले देखिए, जनरल रिजर्व है 5000, 3:2, 3000 2000 दे दीजिए। ठीक है, सीधा यहां पे 3000 2000 प्लस कर दिए। पक्का तो प्लस ही करते हैं ना, क्रेडिट करते हैं। फिर सर एग्जिस्टिंग गुडविल कुछ है नहीं, नहीं तो माइनस कर देते। कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह है नहीं, वहीं पे माइनस कर देते। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्या कोई रिवैल्यूएशन करना है? क्रेडिटर ऑफ ₹2100 नॉट रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिटर को कितना दिखा दें? 22,100। सर 20,000 तो पहले से है, 2100 का नया लिख दीजिए। तो क्रेडिटर्स को जगह छोड़ के थोड़ा सा सी के लिए भी, सी के लिए वैसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन यहां पे छोड़ के थोड़ा सा जगह लिख दिए। सर 20,000 तो पहले से था, 2,100 आपको रिवैल्यू कर दिए तो 22,100 हो गया। रिवैल्यूएशन को लेकर के अभी मत घबराना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एक साथ कैलकुलेट करेंगे और यहां पर एडजस्ट कर देंगे। करेक्ट, रिवैल्यूएशन को लेकर के, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को लेकर के अभी मत घबराओ, वो काम लास्ट में कर सकते हैं। और देखो सर, क्रेडिटर्स का काम हो गया,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या करना है, ये कैलकुलेशन अपने कर लिए थे, आप लोग कंफर्टेबल हो, 1175 से माइनस करना है। हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे डेटर्स लेस पीवीडीडी, यहां पे भी लिख सकते हैं ना। तो डेटर्स को भी तो हम लोग को रीवैल्यू करना है, डेटर्स को कितना 1500 से माइनस कर दिए तो 16500, और 16500 का 5% ही हम लोग को चाहिए, कितना हम लोग को चाहिए 875, तो 825 चाहिए, सॉरी 825 चाहिए। हम लोग 1175 से इसको रीवैल्यू कर दिए, वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में आ जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, डेटर्स का काम भी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, इधर और क्या बचा सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पे ऑफ हो गया, पेमेंट हो चुका है। यहां पे सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है, यहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो। कैश का बैलेंस जो भी दिया हुआ है, कैश का बैलेंस जो भी दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है ना, उसमें पहले ये माइनस लिख दो, पहले ये माइनस लिख दो 3,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं दिखाना है, हम लोग को मालूम है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं दिखाना हम लोग को मालूम है। अब देखिए सर, लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो चुका, असेट साइड में सर कैश 12,000 आप लिखें, नया पार्टनर जो आया 30,000 कैपिटल का लेकर के आया और गुडविल का 10,000 लेकर के आया है। वेट, बहुत केयरफुली सर, कितना लेकर के आया, 10,000 लेकर के आया, किसका, अच्छा 30,000 कैपिटल का ना, पहले कैपिटल का लिख दिए, प्लस 30,000 है कैपिटल का, प्लस 10,000 क्या चीज का है, गुडविल का। गुडविल विड्रॉ भी तो कर लिया पार्टनर लोग, गुडविल विड्रॉ किया कि नहीं किया है, आधा गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो ये जो 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया बिजनेस में, उसमें से 5,000 निकल गया, और ये 5,000 कौन लिया सर, डब्ल्यू और आर लिया, ये लोग अपना अपना आधा आधा ले लिया। इस 10,000 में ये लोग का कितना कितना हक था, 3:2 का रेशियो में, 6,000 और 4,000, और वो लोग अपना आधा आधा 3,000 और 2,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये लोग का 3,000 और 2,000 से कैपिटल माइनस भी तो होगा कैश के साथ। गाइज ये वाला चीज क्लियर है क्या, एवरीवन प्लीज कंफर्म, कैश का बैलेंस में कैसे मूवमेंट हुआ प्लस माइनस, सर कैसे, ये 30,000 प्लस हुआ, 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का प्लस हुआ, फिर 5,000 वो लोग विड्रॉ कर लिया ना, तो 3,000 और 2,000 डब्ल्यू और आर विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट सर, डेटर्स वाला काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टॉक का रीवैल्यूएशन बोला था क्या कुछ, डेप्रिशिएटेड बाई 10% बोला है, तो इसका मतलब 20 से -2 कर दो, 18 आ जाएगा। फिर बोला फर्नीचर को भी रिड्यूस कर दो 500 से, फर्नीचर बाई 500, डेप्रिशिएट बाई 500, तो इसको 39,500 कर दो। नेक्स्ट क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी बाई 8%, 8% बोला है, बताओ कितना होगा 8%, -3200, 320 होगा आई थिंक, नहीं नहीं हाँ 3200 होगा, राइट, 3200 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा ये 36800, 36,800, इसको छोड़ के रीवैल्यू बोला था इन्वेस्टमेंट, गाइज ये पढ़ना मत भूलना, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट लिख दो। बस अब सिर्फ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो और पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर दो। यहां पर हम लोग सी के कैपिटल के आगे ये 10,000 लिखना, ये 30,000 लिखना नहीं भूलना है, पहला बात तो ये। और एक और बात, एक और बात, हम लोग डब्ल्यू और आर के कैपिटल से जो वो लोग विड्रॉ किया वो तो निकाल दिए, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर वो लोग को मिलेगा भी तो, 6,000 और 4,000, वो ऐड भी तो ये लोग के कैपिटल में ही जाके होगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल होता तो करंट अकाउंट बन रहा होता, करंट अकाउंट में ये सारा काम हो रहा होता। अब बस अब एकदम लास्ट काम जो बाकी है, सिर्फ और सिर्फ अब जो बाकी है वो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा सर, एक एक करके देखते जाइए। तो ये सब देखो, 2,500 तो पहले प्रॉफिट हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू हो गया 2,500, उसके बाद स्टॉक को डेप्रिशिएट किए तो -2,000 हो गया क्या,
फर्नीचर के लिए -500 बोला ही है, प्लांट एंड मशीनरी को कितना से -3200 कर दिए। उसके बाद क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड के वजह से भी सर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, तो ये भी माइनस में लिख दे क्या? माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि इसके वजह से रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। अच्छा, इसको छोड़कर अपना ये जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट था, अच्छा डेटर्स भी तो राइट ऑफ करना है, -1500 डेटर्स, ये भी रिवैल्यूएशन का काम है, ये भी पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 2 भी पूरा रिवैल्यूएशन ही है। राइट, 1500 को राइट ऑफ कर दिए डेटर्स को, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिवर्स करना पड़ रहा है, ये प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करना पड़ रहा है, ये फेवरेबल बात हो गई, ये प्रॉफिट वाला बात हो गया। तो प्लस कितना कर दें? 1175। ये वाला कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। हाँ, लॉस तो है, रिवैल्यूएशन लॉस बता दो कितना है। पहला 3 आइटम तो एक दूसरे को कट कर दिया, देख लो। इस तरह से आप लोग देखा करो, ध्यान दिया करो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। कितना? 5635 कैसे होगा? नहीं होगा 35 नहीं होगा, लास्ट में 35 इज नॉट करेक्ट। 6625 का लॉस है। हाँ, 6800, हाँ 5000 समथिंग होगा। हाँ 5625 चेक करो, 5825, 5825 इज द आंसर। रिवैल्यूएशन लॉस आप लोग का आ रहा है क्या सबका? रिवैल्यूएशन लॉस सबका आ रहा है क्या? 5825 चेक करो, कंफर्म करो। 5625 होगा रोशनी, कंफर्म करो। 6800, हाँ 5625 होगा ना। फाइव सिक्स टू फाइव इज द राइट आंसर, करेक्ट। 5625। अब ये 5625 डब्ल्यू और आर से माइनस हो जाएगा 3:2 के रेशियो में, जो कि उन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। करो और बताओ। बस ये कैलकुलेशन करना है। ना 3375 बोला, 22, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। बस डब्ल्यू का कैपिटल, आर का कैपिटल, लाइबिलिटी साइड का टोटल, फिर कैश का
बैलेंस तो कितना आएगा, 12 माइनस 3 9, 39 49, 49 में फिर 5 गया तो 44,000 आ रहा है क्या कैश? हाँ 44,000 आ रहा है ना। और नेट डेटर्स आ रहा है 15,675। इन लोगों का कैपिटल बताओ। क्या टोटल? नहीं खाली आर का बताओ ना। फोर वन सेवन फाइव जीरो। हाँ अब टोटल बोलो। कैपिटल अगर आ गया तो खाली 22,100 ऐड कर दो। 156475, 156475। गाइस ये सब कैलकुलेशन एकदम तगड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो टाइम लगेगा आप लोग को। फिर आप लोग बोलोगे द पेपर वाज यू नो नहीं मैथ्स होगा लेंदी, लेकिन अकाउंट्स में अगर इसमें टाइम जाएगा तो फिर लेंदी मत बोलना। इसमें अगर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा तो लेंदी मत बोलना। हाँ बताएंगे। ये आ गया क्या 156475? चलो सुनो यहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला चीज अपना ये दोनों क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ, हम बता रहे हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अपने को पता है कि सर अगर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ रहा बैलेंस शीट में, चेक करना नीचे पहले कि क्या ऑलरेडी अपने को बोल रहा है क्या कि कुछ वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है। अगर 10,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन का रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में, WCR दिया हुआ है 10,000, केस वन क्या हो सकता है, नीचे कुछ नहीं दिया, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला, नथिंग, तो सर ये पूरा का पूरा रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। अगर ये 10,000 बोल दिया, एडजस्टमेंट में बोल दिया नीचे कि वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का लाइबिलिटी इज 10,000, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में जो 10,000 दिया हुआ है वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी है, रहने दो एज इट इज, वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी बोल देना उसको, रिजर्व मत बोलो। ठीक है, मतलब पहला दो केस तो क्लियर है। सर अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला, तो वो रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000 और नीचे बोल रहा है कि लाइबिलिटी भी 10,000 है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी है, वो रिजर्व नहीं है, उसको वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी बोलो। नाउ द डिस्कशन कम्स की सर यहां पर अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है हम लोगों की 5,000 का लाइबिलिटी है, तो सर इसका मतलब इसमें से 5,000 इज द लाइबिलिटी वाला पोर्शन, उसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के नाम से रहने दो, और बाकी 5,000 आपका रिजर्व है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट। लेकिन सर मान लीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो लाइबिलिटी जो ये लोग बोल रहा है वो 5,000 नहीं 15,000 बोल रहा है, तब तो ये पूरा का पूरा लायबिलिटी है ही, तब तो कुछ छेड़ने का जरूरत ही नहीं है। फर्दर आपको और रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 5,000 का और बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 और चला जाएगा। इतना सा बात है, कुछ भी नहीं समझ में आए, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग इज द सोल्यूशन।
पक्का आंसर देगा आप लोगों को करेक्ट। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ करके रेशियोज का कैलकुलेशन अपने बहुत सारा सम प्रैक्टिस किए हैं गाइस। रेशियोज के कैलकुलेशन में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी रेशियो के कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आ रहा हो तो मेरे को तुरंत बताना, टेक्स्ट करना। अगर रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, तो अलग से खाली रेशियोज वाले पोर्शन के लिए भी अपने सेशन रख लेंगे। 1 घंटे का चाहे 45 मिनट्स का अलग से सेशन रख लेंगे इफ रिक्वायर्ड। बट अपने बहुत सारा क्वेश्चंस किए, आप लोग एक बार ट्राई करो अपने आप, क्योंकि यहां पर आप लोग को कंफर्टेबल होना ही होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, मान के चलना खाली रेशियो के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, और जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें भी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन को लेकर के एनफ डिस्कशन हो चुका है। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला बेस्ड है। अभी लास्ट मिनट में सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, सेल्फ स्टडी करते वक्त कहीं पे भी दिक्कत लगेगा तुरंत टेक्स्ट कर दो। ओके, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आज की क्लास में डिस्कशन हो गया। रिवैल्यूएशन वाला डिस्कशन हो चुका, रिवैल्यू बाई, रिवैल्यूएशन टू, रिवैल्यूड एट, ये एसेट था ही नहीं, नया आ गया, ये एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो अच्छा वाला कैलकुलेशन अच्छा माना जाता है, कुछ भी नहीं है, क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देख के, नहीं तो ऐसे हो जाता है वो परसेंटेज वगैरह दे देता है। तो जैसे अभी 2000 को जो 825 करना था, टफ था क्या? मैक्सिमम यही सब आ सकता है, ये सब अपने हायर लेवल बात कर रहे हैं, बस इतना ही आ सकता है। उसके ऊपर सीबीएसई सम्स नहीं पूछेगा। थ्योरेटिकल गंदा पूछ सकता है, थ्योरेटिकल का आप लोग को बता दिया, अपना सेशन है, थ्योरी का अलग से सेशन है। बट आज के क्लास में मेरे को रेशियो एनालिसिस का कुछ और बात करना है। ठीक है, रिकंसिड्यूशन से मूव कर रहे हैं गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली आप लोग का है नहीं, तो उसको छोड़ो। अब रेशियो एनालिसिस का पहले मेरे को खाली इतना बताना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्योंकि सर बाकी जो रेशियोज है ना, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी, बैलेंस शीट बेस्ड रेशियो, दे आर वेरी इजी एंड बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे भी हुआ है। बट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में फिर भी देखने में आता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो चलो हम पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का ही बात करेंगे सीधा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन सा रेशियो आता है वो आप लोग याद दिलाओगे, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। और बोलो, और कुछ आता है क्या? बस ये 4 आता है? ये और कुछ? ईपीएस आप लोग का नहीं है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें भी जहां पे दिक्कत होता है वो मेन ये वाला पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है। मेरे को बस यही वाला पोर्शन आप लोग के साथ डिस्कस करना है। अपने आप सेल्फ स्टडी में अगर आप लोग को कहीं पे भी यहां पे दिक्कत हो रहा हो तो अभी सुनो अच्छे से। सर इसके लिए ना हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट आप बताए थे अच्छे से। यहां पे आप ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते थे। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आया टन के। उसके बाद आप कोई ऑपरेटिंग नेचर का इनकम अगर है, जैसे कि एग्जांपल सुन लो, सर मान लीजिए आपका कोई रॉयल्टी इनकम हो रहा है, आपका कोई कमीशन इनकम हो रहा है, आपका कोई सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह हो रहा है, राइट, मिसलेनियस इनकम खाली लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, वो सारा इनकम आ जाएगा यहां पर।
इसको छोड़ करके सारा खर्चा आ जाएगा जो आप सोच सकते हैं, कुछ एक को छोड़ करके। यहां पे बल्कि हम इतना सा बात लिख रहे हैं, ऑल ऑल एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आपको जो जानना है वो है नॉन ऑपरेटिंग। इनफैक्ट यहां पे भी मेरे को यही लिखना था, ऑल इनकम अदर देन नॉन ऑपरेटिंग। मतलब सर ऑपरेटिंग खर्चा लिखना बाकी है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा लिखना बाकी है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखना भी बाकी है। अरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम एक्सपेंसेस नहीं लिखे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं लिखे हैं, तो अभी जो प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट तो नहीं है, वो नेट प्रॉफिट तो नहीं है, वो क्या है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसको यहां पे एक और लेवल लेवल पहले क्लोज कर दिए। यहां पर अब कैरी होकर के जैसे ग्रॉस प्रॉफिट टनता है वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट टन गया। बोलो, यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या यहां पर कुछ इनकम आएगा सर? खाली नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बाकी है। क्या यहां पर कुछ एक्सपेंसेस आएगा? सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बाकी है। इसका एग्जांपल मेरा अलग से आप लोगों को पूरा 5-7 आइटम यहां पे लिखवाया हुआ है, और यहां पे भी 7-8 आइटम लिखवाया हुआ है कॉपी है किसी के पास? बोलो, चेक करो आराम से और बोलो। बस वही सब आता है और कुछ भी नहीं आता है। उतना अगर आप लोग को पता है तो इतना ही आता है, उससे ऊपर और कुछ नहीं आता है। कोई सा छूट रहा है तो देख लो एक बार, कोई सा भी छूट रहा है तो देख के एक बार बताओ। ठीक है, एक बार वो जो लिखवाया हुआ है ना मेरा, एक बार वहां पे चेक कर लेना, कोई एक दो आइटम और अगर है तो। बस यही आएगा और कुछ आएगा नहीं। अभी सुनना, इसके बाद जो आया वो क्या है? वो नेट प्रॉफिट है। ये जो अब यहां पर जो आएगा वो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, मे बी। बस खाली इसी को एक बार अच्छे से देखो। इसी के अंदर जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, एनपी रेशियो, चारों इसके अंदर बस कवर्ड है। चारों का चारों इसके अंदर कवर्ड है। सुनो एक एक करके। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इज द जीपी रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट जो आया
नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इज द नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद सुनो सर, यहां पे आप सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दे तो क्या बचता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दें तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तो ले लिए आप, और फिर आप ये वाला सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिए। ये सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया ना। अरे नॉन ऑपरेटिंग खर्चा इधर नहीं आ रहा है, इधर क्या आ रहा है सर? सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, स्टेशनरी, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो ऊपर आ गया है ना, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, जो आप सोच सकते हैं और आप जो बोल सकते हैं। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो नहीं आया, मतलब यहां पर क्या आता है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है? वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल वगैरह आ गया, और यहां पर आपका बाकी नॉन ऑपरेटिंग आ गया। तो छोड़ करके सारा खर्चा यहां पर आ गया, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और यहां पे जो इनकम आया उसको क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। बात को ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस दिस इनकम। तो इसका मतलब नेट एक्सपेंस आया ना, नेट कॉस्ट आया ना। जनरली आपको ये सब दिया हुआ ही नहीं रहता एग्जाम में, इसको एक बार इग्नोर कर दो। चलो, ये सब दिया हुआ ही नहीं रहता है, इसको इग्नोर कर दो। सर इसका मतलब आप क्या देखने बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो। ये दोनों को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी हम एक बात बोलेंगे, ध्यान से सुनना सर। सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दें और ये भी हटा दें सारा का सारा, मान लो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये सब है ही नहीं। अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दें और ये सारा खर्चा हटा दें, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा दें और ये सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हटा दें, तो क्या मिलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा ना। अरे बाबा, कॉग्स हटाने से तो जीपी मिल गया। सेल्स में से खाली कॉग्स अगर हटा देंगे, सेल्स में से अगर सिर्फ कॉग्स हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? जीपी मिल जाएगा। आई एम सेइंग सेल्स में से कॉग्स तो हटाएंगे ही और ये भी हटा देंगे, क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि ये तो हम अज्यूम करने बोल दिया आप लोगों को है ही नहीं, राइट? तो सर इसका मतलब अपने ऐसा बोल सकते हैं, सेल्स में से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो तो क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अपने ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। इसी बात को गाइस, ये वाला बात समझ में आया क्या? एवरीवन प्लीज कंफर्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिव्स अस द सेल्स। ये तो हुआ सेल्स, और क्या है? कंफर्म करो। अभी सुनना बात को, यहां पे क्वेश्चन घुमा घुमा के खेलेगा। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है, दैट मींस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स का मतलब ऑपरेटिंग रेशियो इज 80%। ऑपरेटिंग रेशियो इज 0.8। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताएं। ऑपरेटिंग रेशियो क्या हुआ सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, परसेंटेज में निकलता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स गिव्स अस द ऑपरेटिंग रेशियो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स गिव्स अस द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 1 या 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100 या 1। अगर आप डेसिमल में लिख रहे हैं तो 1, परसेंटेज में लिख रहे हैं तो 100%।
ये पिक्चर क्लियर अगर है तो आप लोग इस पोर्शन में रॉन्ग नहीं कर सकते हो। ये अगर पिक्चर क्लियर दिख रहा है तो इसमें रॉन्ग नहीं कर सकते। एक सम देखो, एक मिनट, इसमें नहीं नहीं नहीं, इसमें जो चाहिए वो पूछा ही नहीं है, वेट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, बोलो। एट्टी परसेंट आ जाए तो बोल देना। क्या बोल रहा है अपने को? ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स। सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये रहा कॉग्स, ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 6,40,000 डिवाइड बाई 8,00,000 इक्वल टू 0.80, या इसी को आप बोल सकते हो 80%। पक्का? ये ऑपरेटिंग रेशियो हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है? 20%, बिकॉज 8,00,000 में से कॉग्स हटा दो, कॉग्स हटा दो, क्या बचा? 2,00,000 जो बचा वो क्या है? जीपी। अरे देखो ना, जीपी, जीपी इज इक्वल टू 2,00,000। फिर इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो 40 का, तो जो बचा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 1,60,000, 1,60,000 डिवाइड बाई 8,00,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई 8,00,000 इंटू 100, 20%, राइट? या फिर अपने इसी को तो बोल रहे थे कि सर सेल्स में से कॉग्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, तो जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, राइट? तीनों लेयर पिक्चर क्लियर दिखना चाहिए। जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये चारों एक चार्ट पे कंप्लीट होता है। क्या क्लियर होगा तो एकदम चारों अच्छे से क्लियर होगा, और नहीं तो चारों में कंफ्यूजन रह जाएगा, कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो। क्योंकि क्वेश्चन इंटरलिंक करके आपको नेट प्रॉफिट दे देगा, नेट प्रॉफिट दे देगा, उसके बाद कुछ डेटा देगा जिससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच पाओ। नेट प्रॉफिट दे देगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे देगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे देगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी ऐड हुआ है, उसको लेस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी लेस हुआ उसको ऐड कर दो, जो मिलेगा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 30,00,000। कॉग्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉग्स, तो सर जीपी तो साफ साफ दे दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दिया, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मिल जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों चाहिए सर? ऑपरेटिंग रेशियो चाहिए। अभी गाइस ध्यान देना, ये जो 12,50,000 है ना, ये ऑलरेडी इस ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतना देर से हम यही वर्ड यूज कर रहे हैं, देखो ना यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। केयरफुल। तो यहां पे ये जो 15,00,000 दिया हुआ है, दिस इंक्लूड्स दिस 2,50,000 एंड प्लस 2,50,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 12,50,000 का कॉग्स, 12,50,000 का कॉग्स,
प्लस 2,50,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों को मिला करके हुआ है अपना दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 12 लाख 15 लाख। तो बताओ फिर ऑपरेटिंग रेशियो कितना हुआ? 15 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इज 50%, so that means operating profit ratio is also 50%. 50% is the answer. चाहे जो पूछना पूछ लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ लो या ऑपरेटिंग रेशियो पूछ लो, 50% इज द आंसर। क्लियर है? हाँ नहीं, देखो आराम से, आराम से देख क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर में कॉग्स भी आ जाता है और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ जाता है। तो कॉग्स तो अपने को दिया हुआ है 12,50,000, और जानबूझ के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए यहां पे देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख दिया 15 लाख, सो दैट आप यहां पर गलती से फट से 15 लाख लिख दो। और देखो 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 30 लाख में से 27,50,000 का आपका जानबूझ के फिगर भी इस तरह का दिया है कि आपके लाइकिंग में मैच हो जाए। आपको क्या लगेगा यहां पे 15 लाख लिखेंगे, आप बोलेंगे 15 प्लस 12 लाख 50, 27,50,000। यस, मेरा तो मार्क्स आ गया। ये ना, ये 15 लाख ये जो दिया हुआ है ये है 15 लाख, ये तो डायरेक्टली ये दे दिया, आप कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 15 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, सिंपल। करो नेक्स्ट, करो कैलकुलेट। 107। फिर से ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। कॉग्स बताओ कितना है? सर कॉग्स इज ऑब्वियसली इसका 75%, बिकॉज 25% तो जीपी है। कॉग्स इज 6,80,000 का 75%। 5,10,000 है क्या? देखो आएगा 510 ही आएगा। ये है कॉग्स। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो है, जो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। तो सर सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग? इट इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग, इट इज नॉट नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्या है सर? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डोनेशन, ये सब खर्चा है, ये सब नुकसान है। कितना दिया हुआ? 144 और 73 कितना होता है? 2,17,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 2,17,000, इज इट? Therefore operating cost is equal to 7,27,000। यहां लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, दिख रहा है आप लोग को? लॉस हो रहा है, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अपना ये चेंज नहीं होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई सेल्स इनटू 100, दिस इज अवर ऑपरेटिंग रेशियो। 100 से ऊपर आएगा तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। 100 से ज्यादा आ सकता है परसेंटेज, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मोर देन द सेल्स। बोलो कितना आएगा? 7,27,000 डिवाइड बाई 6,80,000 इंटू 100। चलो नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, वेरी वेरी केयरफुल, ये अपने बात किए हैं। 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/5 ऑन सेल, और ये अपने को दिया हुआ है सेल 1/5 ऑन सेल का मतलब सर जीपी इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, ऑपरेटिंग, अच्छा अब इसका मतलब कॉग्स कितना बताओ तो? कॉग्स इज 720, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 90, देख लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है ना 90, देयरफॉर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो गया? 8,10,000 डिवाइड बाई सेल्स कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका आएगा 90%। करेक्ट है, मूव कर रहे हैं। 107 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं इसको, एब्सोल्युटली 107% राउंड ऑफ में लिख सकते हैं। आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, समझ में आ जाएगा, 106 पॉइंट समथिंग दिया होगा तो वही होगा आंसर। क्योंकि भाई बाकी ऐसा ऐसा बदतमीजी नहीं करेगा कि एक देगा 106.9, एक देगा 106.8, एक देगा 106, मतलब यही चल रहा है क्या? एक तो कैलकुलेटर नहीं दोगे, एक तो गंदा सा कैलकुलेशन दोगे ऊपर से तुम, और ऊपर से तुम डेसिमल में टेस्ट करोगे। ठीक है, नहीं होगा ये सब। ऑपरेटिंग कॉस्ट 680 हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है गाइस, वर्ड ठीक से पढ़ना प्लीज, वर्ड ठीक से पढ़ो। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 680, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, भाड़ में जाए, नहीं चाहिए। क्या करें हम इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का? हाँ काम आएगा, क्या काम आएगा? जीपी कैलकुलेट करने में। अगर जीपी रेशियो पूछ लिया तो काम आ सकता है ये वाला इंफॉर्मेशन 80,000। बताओ तो जीपी कितना होगा? अच्छा ये, हाँ इसमें जीपी रेशियो भी दे दिया वैसे। सर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 680 है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें से 80 है, तो इसका मतलब बाकी का कॉग्स है। अरे ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीज आता है, कॉग्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉग्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल रहा है 680 में से 80 है, तो बाकी कॉग्स इज 6 लाख। कॉग्स इज 6 लाख, कॉग्स इज, क्या कॉग्स इज 75% ऑफ द सेल्स, तो फिर अपने इससे सेल्स निकाल सकते हैं। 8 लाख हो गया सेल्स, चेक कर लो, 8 लाख हो गया सेल्स। ये सब भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है सर यहाँ पे, सीधा सीधा पूछा ऑपरेटिंग रेशियो। तो ठीक है ना, सेल्स भी तो वैसे चाहिए था, 6,80,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स 8 लाख इंटू 100, बोलो कितना होगा? 80% तो 640 में होता है। 85%। देखो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना और जीपी रेशियो निकालना है। सर जब ऐसा टेबल बना के देता है ना, तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सारा डेटा तो ये लोग दे दिया, पूछेगा क्या?
ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट खोज लो ना। अच्छा, ये वाला फॉर्मेट में भी अपने बात किए थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से भी कैसे निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो एकदम आराम से सर, एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर ना जीपी वाला डेटा यहां पे कवर हो जाता है, ये दोनों को ले करके। और इसके साथ में कभी कभी परचेज और स्टॉक इन ट्रेड भी दे सकता है, परचेजेस भी दे सकता है, तीसरा आइटम। ये तीनों को मिला करके अपने बोल सकते हैं कॉग्स, सीओजीएस। ठीक है, बाकी अगर अपने को कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो सर सब कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा यहां पर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, अदर एक्सपेंसेस पूरा लेंगे, क्योंकि अगर कोई ब्रेकअप नहीं दिया तो अपने अदर एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही मानेंगे। क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि हम देखो अजीब टाइप के आइटम है, तब अपने बोलेंगे अच्छा नॉन ऑपरेटिंग। उसको बोलना पड़ेगा कि वो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुकसान लॉस है, लॉस बाय फायर वगैरह है, तब उसको नहीं लेंगे। अदरवाइज अदर एक्सपेंसेस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। तो इसका मतलब 1125 प्लस 50 प्लस 30 और प्लस अदर एक्सपेंसेस, मतलब ये 2 लाख हो रहा है। 250, 1350, 1375 ऑपरेटिंग कॉस्ट आई थिंक इज 1375, चेक करो तो 13,75,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 20 लाख। बता दो कितना परसेंट होगा, कम परसेंटेज में आएगा। 68.75% आ रहा है क्या? ये हो गया ऑपरेटिंग रेशियो, दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो। अब जीपी भी पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा है, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट तो देखिए आप खाली ये दोनों को माइनस कर दीजिए, 1175 को आप माइनस कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 1175 को माइनस करो 20 से, 825, 8,25,000 इज द जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 8,25,000, ये चेक कर लो पक्का। तो जीपी रेशियो निकल गया ना सर, 41.25%। जीपी रेशियो इज 41.25%। किसको 69 पकड़ सकते हैं? सिक्सटी 68.75। हाँ, अगर ऑप्शन 69% ही दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं करेगा, इस तरह का नंबर ये अच्छा नंबर है, 68.75 इज गुड नंबर, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 हाँ, आपको आपको अपना सेंस प्रिवेल करना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम प्रिवेल करना चाहिए। कहीं ऑप्शन में नहीं दिया 68.75, 69 दिया, तो 69% इज द क्लोजेस्ट, मोस्ट लॉजिकल। हाँ हाँ, नहीं तो थोड़ा सा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला इस बार, इन द फॉलोइंग केसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है, मतलब सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा दो मतलब कॉग्स हटा दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, या ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल्स में से कॉग्स ऑलरेडी हटाया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल दिया हुआ 5 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करें हम इसमें? नहीं कैलकुलेट करेंगे, कर दिए 15%। ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है 520, दैट मीन्स 80,000। कितना हो रहा है? 12.5% हो रहा है क्या? नहीं नहीं, 80,000 ना, 80,000 बाई 6 लाख, 80/600। बोलो कितना? हाँ तो छोड़ दो, छोड़ दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 720, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 20%, वो तो हो गया। ऑपरेटिंग अच्छा, तो फिर तो सर 720 में पहले 20% निकाल लीजिए आप, 144 आ गया, 144 में आप 36 हटा दीजिए, 1,08,000 आ गया। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,08,000 डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100, करेक्ट।
फिर पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बता दो जल्दी से। ये वाला आप लोग को अपने आप करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखो और ये वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको अगर कॉग्स दे दिया सीधा सीधा तो कॉग्स को लेस कर दो। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है मतलब सेल्स में से एक तो कॉग्स हटा के जीपी मिलेगा, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा के आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। कॉग्स अगर आपको दे दिया, यहां पे बहुत केयरफुली गाइस ध्यान दो, आपको अगर कॉग्स दे दिया तो अब अलग से वेजेस को कंसीडर कैसे कर सकते हो, मत करना। ये वेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस 2440 के अंदर, तो बस सीधा सीधा सेल्स में से कॉग्स हटाओ और बोलो सर जीपी इतना, ग्रॉस प्रॉफिट इतना। अब हम लोग को क्या हटाना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सर क्या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ले लें, यस बिल्कुल हटाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, यस बिल्कुल हटाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन ले लें, नहीं सर ये नॉन ऑपरेटिंग है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ले लें, नहीं सर ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नहीं तो ये ऐड कर देते अगर कोई और ऐसा इनकम होता तो। इनकम फ्रॉम, हाँ देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाद में, तो नेट प्रॉफिट के लिए, अभी अपने बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। यही तो बात है, क्वेश्चन क्या पूछा ये देखो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिखाया है जानबूझ के। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या तो इंटरेस्ट इनकम होता है या डिविडेंड इनकम होता है, तो दोनों वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग वर्ड यूज कर दिया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो क्या एक एक चीज लिख सकेंगे अपने, थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सेल्फ प्रैक्टिस। ये सब क्वेश्चन अगर आप अपने आप नहीं करोगे एग्जाम में बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपने ऐड नहीं करेंगे। लॉस बाई थेफ्ट को क्या लेस कर दे, सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ये भी लेस नहीं होगा, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। इसमें आपको मेन क्वेश्चन है ये नॉन ऑपरेटिंग आइडेंटिफाई करने का, हरा हुआ है नॉन ऑपरेटिंग। देखो ये लास्ट का, ये तीनों आइटम नॉन ऑपरेटिंग है, लास्ट का ये तीनों आइटम नॉन ऑपरेटिंग है। और एक और कैच क्या था कि वेजेस ऑलरेडी कॉग्स में इंक्लूडेड है, तो अब इसको अलग से कैसे लेंगे। इसका मतलब सर पहले तो जीपी बताइए कितना,
2359,400। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता दो कितना हो रहा है सर, ये दोनों को लेकर खाली। नहीं 426 7,01,200। हाँ ठीक है। अब बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, बोलो कितना। 16 लाख होगा कुछ, 16,58,200। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 16,58,200 डिवाइड बाई 47,99,600 इंटू 100। 16,58,200 डिवाइड बाई 47,99,600। छोड़ दो, नहीं पर क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना क्या मूवमेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 450, जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, जीपी तुरंत निकलता है सर 90,000। ये हम लोग को ऐसे दिखता है विजुअली। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर दे दिया तो बस इसमें हटा दीजिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लीजिए हटाइए 22,500। ये जो आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बताओ कितना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 67,500। राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई 450 कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जीपी रेशियो दिया हुआ है सिर्फ, अगर कुछ नहीं बोलता तो जीपी ऑन सेल्स होता है हमेशा, अगर कुछ नहीं बोलता है तो। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाइस, देखो कैसे होगा सर, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो तो जो बचेगा वो है कॉग्स। तो पहले हम लोग कॉग्स तो निकालें सर, कॉग्स कितना है 6,40,000 एंड दिस इज 80% ऑफ सेल्स, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख। देख लो, सेल्स 8 लाख हो गया। अब हम लोग को निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जीपी आपको पहले से मालूम है 1,60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 हटा दो, या फिर ऐसे हटा दो ना 6,80,000 सीधा हटा दो, 8 लाख माइनस 680, 8 लाख माइनस 680 तो 120 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100। 15% हो रहा है क्या? यस सर, ठीक है। बाकी आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस करना है गाइज। ठीक है, इसके बाद आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस करते समय कहीं पे भी कोई इशू हो रहा है तो तुरंत लेट मी नो, जहां जैसे जरूरत पड़ेगा ऑन एन इमीडिएट बेसिस ऑल्सो आई कैन होल्ड अ क्लास फॉर 1 आवर 1.5 आवर, जितना अपने को जरूरत पड़ेगा। किसी भी एक टॉपिक में ऐसे लग रहा है कि नहीं सर इसमें थोड़ा सा डेप्थ में एक बार गाइड करिए, कोई क्वेश्चन है जो कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा तुरंत भेज दो विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। और एकदम लग के करो, फोड़ देना एकदम 13 को, प्लीज लीनियंट मत रहो, ऐसा मत सोचो कि आज भी 10 तारीख है, कल 11 और फिर परसों 12 बाकी है, नहीं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो टाइम मिला है उसमें एकदम तगड़ा पढ़ो, मैथ्स का रिडेम्पशन अकाउंट्स में पूरा कर डालो, ठीक है। घटिया पेपर देगा ना तो भी फोड़ देंगे, ऐसा प्रिपरेशन आप लोग के दिमाग में होना चाहिए। अपना अपने कल फंडामेंटल्स का जो मेरे को अच्छा पार्ट लगा वो कवर किए, तो छोड़ के भी आप लोगों को हो सकता है कुछ लगे ढंग का बात करने लायक, तो आइडेंटिफाई करके तुरंत बोलो। अपने पास्ट एडजस्टमेंट्स का कुछ क्वेश्चंस और मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन किए थे, सीधा ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए,
ठीक है, अब क्या ढीला ढाला क्वेश्चन करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन का जो मेरे को अच्छा वाला पार्ट लगा वो आज हम कवर किए, राइट। इसमें अच्छा वाला पार्ट क्या, बेसिकली मेन अपने को अप्रोच समझ में आना चाहिए, बैलेंस शीट कैश वगैरह भूल ना जाओ, ओवरऑल अप्रोच। इंडिविजुअली अगर हम आपसे बात करें ना, खाली हम रेशियो कैलकुलेट करने दे आप लोग कर देते हो, खाली गुडविल बोले तो आप लोग कर देते हो, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछे अलग से तो वो बता देते हो, ठीक है। रीवैल्यूएशन कुछ है ही नहीं सर, उससे इजी तो कोई पार्ट ही नहीं है। सेम गोज फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लेकिन एक क्यूमुलेटिव सम आता है, उसमें बैलेंस शीट पूछता है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल वगैरह पूछता है, वो वाला चीज मेरे को लगा थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, वो आज अपने किए क्लास में। इसको छोड़ करके रेशियोज में जो मेरे को लगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जनरली हिस्टोरिकली देखा गया है कि थोड़ा सा ट्रबल रहता है, उसमें भी वो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना, वो अपने डिस्कस कर लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आप लोग को बोल रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहे हैं, जो कॉपी में नोट लिखवाए थे उसको रिलीजियसली रीड कर लेना एकदम अच्छे से, उसको छोड़ करके कुछ काम का नहीं है। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग को करवाए थे वो प्रैक्टिस करना है, बट वो रीड अगर अच्छे से कर लोगे तो रॉन्ग नहीं करोगे, उसमें सब कुछ कवर्ड है, बहुत जबरदस्त तरीके से कवर्ड है। और इशू ऑफ शेयर का अपने ऑलरेडी एनफ डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद आप लोग को कुछ बोले थे एक सीरीज ऑफ वीडियो, अभी भी टाइम है तो बिंज वॉचिंग कर लो, खाली देख लो, सुन लो एकदम प्यार से अच्छे से 1.5 के स्पीड में। प्योर है इशू ऑफ शेयर में, आप लोग सुपर तरीके से रेडी हो जाओगे। अपना एक मेगा थ्योरी रिवीजन होगा, मेगा थ्योरी रिवीजन, ठीक है ना, मेन असली बूस्टर रिवीजन ये होगा, सारे चैप्टर का सारा थ्योरी कवर करते हुए। हाउएवर ये हम करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, कल नहीं करेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले संडे को आफ्टरनून में करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग का दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जीरो हो चुका है, अब टच भी नहीं करेंगे प्रैक्टिकल को, ऐसा होना चाहिए दिमाग में। संडे आफ्टरनून तक आप लोग का एक भी चीज बाकी नहीं रहना चाहिए एज रिगार्ड्स योर रिविजन ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न, पूरा का पूरा सिलेबस का। अरे 13 को एग्जाम है, लास्ट मोमेंट तक प्रैक्टिकली करोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। भर भर के थ्योरी पूछता है, 12 तारीख पूरा डेडिकेट कर दो थ्योरी में। इनफैक्ट हम जो आफ्टरनून में सेशन लेंगे उसका टाइम आप लोग को बता देंगे, एक मिनट, तो 5 PM करेंगे हम, लेट है, ठीक है, ठीक है, 5 PM मेगा थ्योरी रिवीजन होगा, उसमें सारे चैप्टर का जितना आप लोग का थ्योरी है वो सारा हम बता देंगे, और फिर ये बता देंगे कि अब तुम लोग को क्या पढ़ना है। तो इसके बाद का टाइम उस हिसाब से स्लॉट करके रखना कि इसके बाद कुछ नहीं पढ़ने का है, ये डेडलाइन है, जो पढ़ना है पढ़ लो अपने आप। उसके बाद फिर लास्ट मिनट रिवीजन हम बता देंगे क्या करना है, ठीक है। इसी मेगा रिवीजन में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन पेपर को कैसे अप्रोच करना है, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब गाइड कर देंगे। उसके पहले तक आप लोग का डेडलाइन क्या है, संडे 4 बजे तक खत्म कर दें, संडे 4 बजे तक अपना सिलेबस अपने आप एकदम जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर दो। कुछ भी बाकी है तुरंत मेरे को इंटीमेट कर दो, जरूरत पड़ेगा तो आज शाम को, कल दोपहर में, कल शाम को, जब जैसे जरूरत पड़ेगा क्लास रख के अपने उसको खत्म करेंगे। फोन पे मैसेज में जैसे जैसे डिस्कशन होकर खत्म होगा, विदाउट हेजिटेशन जस्ट सेंड ए टेक्स्ट जितना अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में तो रिजॉल्व करके खत्म करेंगे गाइज। एक भी इंच सिलेबस का बाकी नहीं रहना चाहिए, अपने एक एक चीज अच्छे से किए हैं, ठीक है ना। कुछ बाकी है क्या अनुभव, कुछ बाकी? हाँ, आस्था, मानवी, अंजलि, रोशनी, फटाफट बोलो। चलो अपने आप पढ़ो, बाय।